नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने जाना कि सुधा और गेसु कैसी सहेलियां आपस में बातचीत करती हैं। धर्मवीर भारती ने उनके शब्दों को बहुत ही सहज ढंग में सलोया है। अब जब गेसु भी आकर कार में चल दी ना, तो अब आगे की हाल सुनते हैं। दूसरे दिन जब चंद्र शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुँचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद खुली थी और जल्द ही वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचाने में देर ना हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम होती थी। धूप की तेज़ी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज़ थी जिस पर कोई किताब खुली हुई थी। हाथ में क्रोशिया थी और उसकी नाजुक उंगलियां उस पर डोरे से उलझ रही थीं। हल्के बादामी रंग की इटलाई की लहराई हुई बोली, उसकी बोली ऐसे मालूम पड़ती थी मानो वो बोल देगी। और नारंगी काली तिरछी धारियों पर कलप किया हुआ चुस्त ब्लाउज, एक कंधे पर उभरा एक छोटा सा पफ, ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। क्या सुंदर दृश्य रहा होगा। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियाँ कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया। डॉक्टर शुक्ला के पास स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नज़र नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैराज में है। तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या आंकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानते ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की प्रतिलिपि देनी है या नहीं? हाँ देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की प्रतिलिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर सुधा को मिजाज और बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चली गई। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज़ पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से में कहा। नहीं, चिढ़ाएंगे तो नहीं, पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। ये सिर्फ मात्र दिखावा था। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बहुत कुछ गंभीर है। सुधा
उसने बड़े दुलार से पुकारा, सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर दो बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या हुआ? क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम। कल शाम को तुम आए नहीं। सुधा रोने लगी, रोती हुई आवाज़ में बोली, बस इस बात पर इतनी नाराज़ हो? पागल। हाँ, इस बात पर इतनी नाराज़ हूँ, तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इसका हम पर क्यों नाराज़ होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है? सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदन ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को घेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह खुरान खानी होने वाली थी, उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदन ने समझा कर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो यूँ अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लड़कियों के ऐसे नहीं रहना चाहिए था, वैसे नहीं रहना चाहिए था, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज़ होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े, पगली कहीं के। इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना, तुम्हें कहते क्या लगता है? गेसू ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा, इम्तहान तो आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है तुम्हारा इम्तहान? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा देखो, कहेंगे 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 नहीं, आज दोपहर को ही आप बुला लाएं, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं, आप समझे कि नहीं? अच्छा आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक है। अच्छा याद आया, विसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदन ने छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से, सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो पापा आ गए, नहाकर जाओ। चंदन उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हरे सांवले रंग के, जरा स्थूल काय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उग्र उम्र के साथ साथ उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे। इससे प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों पर चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था, और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे पहले वह पूरी रिसर्च कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधियों के व्यक्तित्व थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को ज़बरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देख तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया यह तय? अब इसके आगे का उपन्यास
आप बाद में सुनिएगा। अभी इसमें क्या गलतियाँ हैं आपने कुछ नहीं बताया। पहला भी मेरा भाग नहीं सुना। अरे पढ़ सुनिए तो, सुनने में क्या जाता है। 2 मिनट का तो ही समय लगता है, 10 मिनट समय में तो आप बैठे बैठे गप्पे मारते हैं। ज़रा सुन के देखिए कैसा लगता है। अच्छा लगे तो आप हमें अवश्य अपनी विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद।